सामाजिक और जो लोग शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनको हम ठीक है, विशेष अवसर तो आपको ही मिला, दिया है, विशेष अवसर दिया है, आपकी कृपा है उसमें। मैं आपके वो जनता की कृपा से विशेष अवसर मिला है। जनता ऐसी हमारे नेता हैं, वो कृपा किए हैं, जनता ने कृपा किया है, तब दीक्षित मैं आपके सामने खड़ा हूं। दीक्षित जी, फाइनल कमेंट। मुझे लगता है मैं आपसे माफी मांगूंगा दीक्षित जी कि आप इस ऊहापोह में, इस शब्दों और बहस मुबाहिसे में आप एक दर्शक के तौर पे हमारे स्टूडियोज में बैठे रह गए। आपका फाइनल कमेंट प्लीज। मैं तो अपने मित्र पारसनाथ जी को ये कहूंगा जी कि ये इस तरह की बहसों में उन्हें हमारा भी ख्याल रखना चाहिए था, आपका भी और अमिताभ जी का भी, कि सब लोग यहाँ पर अपना पक्ष रखने आए थे। नहीं, लेकिन जब सत्ता मिलती है ना जब सत्ता मिलती है ना तो अधिकारों के हनन करने की कला खुद आ जाती है। हाँ, वो लगातार बोलते चले गए और हम लोग दृष्टा हो गए। अब हमारा अनुरोध 2-3 बिंदुवार में बात करूंगा। बहुत संक्षेप। अभी डॉक्टर लोहिया की बात माननीय पारसनाथ यादव जी ने की। हाँ। डॉक्टर लोहिया आजीवन कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस की कार्यशैली को आजीवन भ्रष्ट बताते रहे, कमजोर बताते रहे, कायर बताते रहे। मैं केवल एक वाक्य को उद्धृत करने की अनुमति चाहूंगा आपसे जी। डॉक्टर लोहिया ने इसी चीन के बारे में और कैलाश मानसरोवर के बारे में कहा था, और मैं उन्हीं के शब्द दोहराना चाहता हूं कि है कोई दुनिया में कोई देश जो अपने देवी देवताओं को परदेश में बसा दे, लेकिन इस देश की कुर्सी पर हमेशा नपुंसक और कायर ही नहीं बैठे रहेंगे। एक दिन कोई पराक्रमी व्यक्ति आएगा और तब कैलाश मानसरोवर भारत का भाग होंगे। वो पराक्रमी कौन, मोदी होगा या राजनाथ? मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। मैं तो मूल विषय, अभी विषयांतर काफी हो चुका है। अच्छा, ठीक। मैं मूल विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि डॉक्टर लोहिया अगर आज होते तो क्या वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का इसी तरह बाजा बजा रहे होते? मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी का जुलूस निकल रहा होता, और एक तरफ आदरणीय मायावती जी, दूसरी तरफ आदरणीय सपा के नेता, और वो गाते बजाते चल रहे होते कि हम आपके साथ ही हैं, हम विरोध करते रहेंगे और जहां कहीं जरूरत पड़ेगी आपके गनर बने रहेंगे, आपके शैडो बने रहेंगे। दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा और छला है। दोनों दल केंद्रीय सत्ता के, जिसने भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाया, जिसकी वजह से सीमाएं असुरक्षित हो गई, हाँ। जिसकी वजह से पूरे देश में गरीबी, अभाव, भुखमरी है, हाँ। उनके शैडो गनर बने हुए हैं दोनों दल, और दोनों इन पापों से मुक्त नहीं हो सकते। जितना दोषी कांग्रेस, जितना दोषी ये। डॉक्टर लोहिया का नाम तो बेकार ले रहे हैं, वो तो बड़े श्रद्धेय हैं। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, संपादकीय टिप्पणी, उसके पहले जरा मंत्री से पूछ लीजिएगा कि ये सुनने की स्थिति में कि नहीं। क्या पूछूं? देखिए, समाजवादी पार्टी और बसपा जो एक मंत्र जाप करते हैं ना, और सांप्रदायिकता के विरोध का ताबीज गले में लटकाए घूमते हैं, अव्वल तो ये विरोध भी जेन्युइन रहा नहीं। मायावती जी को तो ये विरोध करने का अधिकार ही नहीं। मायावती जी को तो सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की बात ही नहीं करनी चाहिए। जिनको वो सांप्रदायिक बताती हैं उनके साथ वो सत्ता सुख भोग चुकी हैं। तो बसपा का तो केस ही खारिज हुआ। वो उस पंगत में ही नहीं बैठ सकती, क्योंकि कई बार वो दीक्षित जी की पार्टी के साथ रही है और राखी का रिश्ता रहा है। कर रहा हूं, और राखी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाजवादी बात कर रहा हूं। और समाजवादी पार्टी भी जो तर्क देती है ना, आपने कहा आंदोलन की कोख से उपजी है समाजवादी पार्टी। दीक्षित जी ने उसका थोड़ा रेफरेंस दिया, मैं शब्द कोट कर दूं मुलायम सिंह यादव के शब्द कोट करता हूं। मुलायम सिंह जी ने कहा कि ये आप लोग नहीं जानते हो, ये सरकार होती है, सरकार की 1000 बाहें होती हैं, सीबीआई लगा के जेल भेज देगी। ये शब्द कहे उन्होंने कि सीबीआई लगा के जेल भेज देगी। ये शब्द कहे कि आप नहीं जानते हो, सरकार से लड़ना मुमकिन नहीं, उसकी 1000 हाथ होते हैं। मैं शब्द कोट कर रहा हूं पारसनाथ यादव जी के नेता के। ये मुलायम सिंह जी के शब्द हैं। मीडिया की ये मीडिया को तोड़ मरोड़ के नहीं, अरे आप सही कर लीजिए ना। उनकी वाणी से, उनके कंठ से निकले हुए शब्द है। आप सही कर दीजिए, इनको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। आप सही बता दीजिए, इसलिए मैं उस बात को सहमत नहीं हूं। आप वहां नहीं थे ना जब वो इंटरव्यू में ये बोल रहे थे, आप तो दिखे नहीं वहां हमको।
आप तो वहां थे नहीं, तो आप क्या समझ पाएंगे तोड़ा या मरोड़ा या नहीं? ये तो मुलायम सिंह जी खंडन करेंगे ना, आप तो वहां थे ही नहीं। जब वो इंटरव्यू में ये बोल रहे थे मुलायम सिंह जी, तो आप वहां नहीं थे, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं? जब आप थे ही नहीं तो नेताजी खंडन करें तो मुझे स्वीकार है। आपने सुना नहीं, आपने देखी नहीं बातचीत, आप कैसे खंडन कर देंगे? आप वहां मौजूद नहीं, जिस घटना पर आप मौजूद नहीं, उसका खंडन और मंडन कैसे कर देंगे? भी सुनेंगे, बोलिए बोलिए, हम सुनेंगे मंत्री जी। मेरी बात मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी भी बात सुनेंगे। मैं मौजूद नहीं था, लेकिन चौथा स्तंभ के रूप में जो अधिकार हमारी मीडिया को था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 3 पिलर के साथ चौथा स्तंभ भी बना दिया था। वह आज अपने रास्ते से भटके हुए लोग समाचारों को जिस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के रख रहे हैं, उसके विनय पर मैं ये बात कह रहा हूं कि मुलायम सिंह की यह नीयत नहीं थी। सीबीआई तो खुद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पैदा किया है कि वह स्वतंत्र नहीं है, तो किसी के ऊपर सीबीआई की घात पहुंच सकती है। इसलिए मुलायम सिंह की सोच का मतलब दूसरा था, और आप उसको दूसरे लाइन पर बात बता रहे हैं जनता के बीच में। इसलिए मैं ये वहां मौजूद तो नहीं था मान्यवर, लेकिन मैं इस बात को खंडन करता हूं। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी का एक न्यूज चैनल खोल लीजिए, मेरा सुझाव है ये, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जैसा आप कहेंगे बस वैसे ही लोग समझेंगे। ये सुझाव अच्छा है ना मंत्री जी? ये हम गरीब लोगों को भी नौकरी मिल जाएगी। जब आपका सुझाव सिरोधार नहीं, हम सिरोधार रखेंगे। जब आप जैसे लोगों की तरह पूंजीपति हो जाएंगे तो हम लोग भी एक चैनल खोल देंगे। मंत्री जी, 1400 करोड़ और 2,76,000 करोड़, और जाने इतने तो भैया नेता और मंत्रियों के पास होते हैं। पत्रकार तो बेचारा गरीब का गरीब रहता है। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैं मूल विषय पर आता हूं, विषय भटक जाता है जी। चलिए अमिताभ जी आप बोलिए, अब मंत्री जी आप सुन लीजिए। कांग्रेस के सरकार की या तो आलोचना बंद करिए, या अगर कांग्रेस की सरकार, जिसको आप पानी पीकर कोसते हैं, सचमुच इतनी पतित सरकार है, तो एक चिट्ठी राष्ट्रपति भवन लिखकर भेजिए। जो भी दल समर्थन दे रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं, उन सभी दलों को मैं ये कहूंगा, या तो ये कहिए कि सरकार ठीक काम कर रही है, और अगर सरकार जन विरोधी है तो जन विरोधी सरकार को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जाना चाहिए। वो जन विरोधी सरकार क्यों रहे, उसके पीछे आप तर्क ढूंढे, उसके सर्वाइवल के लिए। जो जनता के विरोध में खड़ी हो सरकार, वो सरकार क्यों रहे? किसी भी देश में सरकार जनता के लिए होती है, और अगर जनता के विरोध में है वो सरकार, जन विरोधी सरकार का मतलब सरकार जो जनता के विरोध में है। तो जो जनता के विरोध में सरकार है, वो सरकार फिर क्यों रहे? और कम से कम हमारे समर्थन से तो नहीं चले, बाकी उसका भाग्य। ये बात तो लागू होती है हर उस दल पर जो दल गुल भी खा रहा है और गुलगुले से परहेज कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। संपादकीय टिप्पणी के बाद बोलने का कुछ रह नहीं जाता सिवाय शुक्रिया करने के। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बोलिए फिर। एक मिनट मेरी भी बात सुन लीजिए। ये इस देश में पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, और पंचवर्षीय योजना का मतलब यही नहीं था कि लगातार चुनाव होते रहे। चुनाव की सीमा 5 वर्ष रखी गई थी कि जनता के ऊपर बोझ न पड़े, जनता परेशान न हो, चुनाव कराने में जो दिक्कतें आती है वो न हो। इसलिए भी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से बार बार चुनाव को पैदा करना, ये भी एक समर्थन देने का एक कारण है। फासिस्टवादी ताकतें या जो लोग इस बात की बात करते हैं, लेकिन हम सरकार को लगातार आगाह करते रहे। सरकार को हमेशा गलत कामों का विरोध समाजवादी करती रही, आज भी समाजवादी करती रहेगी। मैं आपको सम्मान के साथ इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि आप लोग सहयोग करिए, उत्तर प्रदेश और देश में समाजवादी व्यवस्था आए और देश के दुनिया में ताकतवर मुल्क बने। ये मैं आप सभी मीडिया के लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा। धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद आपका ही बहुत बहुत, लेकिन उसके लिए नेताओं को, मंत्रियों को आचरण सुधारना पड़ेगा। मंत्री जी, आचरण सुधारना पड़ेगा। दोनों
दल उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट केंद्र सरकार को चलिए, हम समर्थन आपकी दे बात रहे हैं, से उनको सह- बधाई। आज अब आपकी बात से जी, और भ्रष्ट सरकार को समर्थन जो देना जारी रखेंगे तो फिर देश सोने की चिड़िया नहीं बनेगा, देश के जनता के साथ लूट खसोट होगी जैसी हो रही है, और आप लोगों का भी अपराध वो इतिहास तय करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी तो प्रामाणिक विरोध करती है, बाहर भी करती है, सड़क पर भी करती है, और हम लोग तो प्रधानमंत्री के का इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। ये दोनों साइडो गनर बने हुए हैं, जो दोनों ये दोनों हटे, जैसा अमिताभ जी ने कहा, यही निष्कर्ष है। चलिए, समर्थन और विरोध साथ साथ नहीं चलते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दीक्षित जी। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि लगातार हमारा आपका जो स्नेह है ये बना रहेगा। अलग अलग मुद्दों पर हम सार्थक सकारात्मक चर्चा के लिए आपका सानिध्य प्राप्त करते रहेंगे। माननीय मंत्री जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक ले रहे हैं, अमिताभ जी आप बने रहेंगे, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। दूध से सादा पान मसाला। स्लाइस टेस्ट चैलेंज, इसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए सस्ता अनाज देने का ऐलान किया था। हालांकि प्रदेश में अटल खाद्यान्न योजना के नाम से अनाज पहले ही दिया जा रहा था, लेकिन 10 किलो की बजाय सिर्फ 1.5 किलो। कांग्रेस ने अब एक फैसला किया है जिससे APL धारकों को जबरदस्त झटका लगा है। कांग्रेस ने सिर्फ 5 किलो ही अनाज देने का फैसला किया, वो भी महंगे दामों पर। यही है आज की चर्चा का मुद्दा। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, देहरादून आपको लेकर चलेंगे। भाई अविकल थपलियाल, आप हमारे स्थानीय संपादक हमारे साथ हैं। भाई राजीव महर्षि जी, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भाई सुरेश जोशी जी, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। आप सभी लोगों से एक एक करके इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जरा इस मुद्दे के से जुड़ी एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
बीजेपी के शासनकाल में एपीएल धारकों को 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं देने की घोषणा की गई थी और इसे अटल खाद्यान्न योजना का नाम दिया गया था। हालांकि उस दौर में सिर्फ 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो गेहूं ही मिलता था।